नमस्कार, मैं आदित्य फैकल्टी ऑफ बॉटनी साइंस कैटलिस्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर की बीएससी सेम 5th की यूनिट 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। पेपर है प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसका एग्जाम 31 तारीख को होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 है ये, यूनिट 4। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के लिए कौन सा क्षेत्र विशिष्ट होता है। जहां सेल का डिफरेंशिएशन जो है, सेल डिवीजन जो है, विच रीजन इज स्पेसिफिक फॉर सेल डिवीजन, जहां कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो वो जो क्षेत्र होता है वो है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। कोशिका विभाजन जो है वो हमें सबसे ज्यादा, जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करती हैं, वो होता है विभज्योतिकी। विभज्योतिकी क्षेत्र जो है, विभज्योतिकी क्षेत्र जो है, इसमें हमें कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मेरिस्टेमेटिक जोन। समय के विरुद्ध वृद्धि होने पर किस प्रकार का ग्राफ बनता है? विच टाइप ऑफ ग्राफ इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रोथ इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। समय के विरुद्ध जो जब ग्राफ बनेगा तो वो किस प्रकार का ग्राफ होगा? वो होगा सिग्मोइड ग्राफ। सिग्मोइड ग्राफ जो होता है वो समय के विरुद्ध वृद्धि, समय के विरुद्ध होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है। कैसा बनता है? ये कोई ग्राफ है, ये बन गया सिग्मोइड। सिग्मोइड प्रकार का ग्राफ जो है वो समय के विरुद्ध वृद्धि होने पर बनता है, सिग्मोइड ग्राफ। इसके बाद में बीज अंकुरण के प्रारंभिक अवस्था में भार क्यों बढ़ता है? जब वाई द वेट इंक्रीज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन, जब भाई बीज का अंकुरण होगा तो भार क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो जो बीज होता है वो अंकुरण होने से पहले जल का अवशोषण करता है, यानी वातावरण से या मिट्टी से जल को अवशोषित करता है। उसमें जल जो है वो बाहर के वातावरण से अंदर प्रवेश करता है, जिसके कारण जल अवशोषण के कारण बीज के अंकुरण के समय प्रारंभिक अवस्था में बीज का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उससे बीज जो है वो फूल जाता है। तने की लंबाई में वृद्धि किस मेरिस्टेम से होती है? जो तने की जो लंबाई है उसमें वृद्धि जो है वो किस मेरिस्टेम से होती है? विच मेरिस्टेम कॉजेज इंक्रीजेज इन गर्थ ऑफ द स्टेम? तो ये होता है या तो इंटरकैलरी या लेटरल मेरिस्टेम। तीन प्रकार के विभज्योतकी क्षेत्र होते हैं। ये कोई तना है, ये कोई तना है, इसमें ये जो पहला होगा ये होगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये इसकी शाखाएं निकली हुई हैं तने की, ये तने की कुछ शाखाएं हैं, पत्तियां हैं। और ये जो तना है इसका जो ये वाला हिस्सा है, सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, ये एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी, यहाँ एक वर्ड आया है इंटरकैलरी, ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला जो हिस्सा है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कहलाता है। और ये जो सबसे निचला हिस्सा है ये कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। तो तने की लंबाई में जो वृद्धि है वो होती है या तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, या फिर ये जो नीचे की तरफ पाया जा रहा है लेटरल मेरिस्टेम या लेटरल विभज्योतिकी, लेटरल विभज्योतिकी उत्तक से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृद्धि के किस चरण में कोशिकाएं स्थायी आकार एवं रूप प्राप्त करती हैं? जब वृद्धि का चरण है, जब ग्रोथ हो रही है प्लांट में, किसी ग्रोथ प्लांट में किसी प्रकार की ग्रोथ हो रही है,
तो इन विच फेज ऑफ ग्रोथ द सेल्स एक्वायर परमानेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, जो कोशिका है वो परमानेंट जो उसका आकार है, साइज है, शेप है, वो कब ग्रहण करती है, कब प्राप्त करती है, कोशिका विभेदन यानी सेल डिफरेंशिएशन की जब क्रिया उसमें होती है, तो कोशिका विभेदन वृद्धि के चरण में कोशिका स्थायी आकार और रूप प्रदान करती है कोशिका विभेदन के समय। पादप वृद्धि मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इन यूज्ड टू मेजर प्लांट ग्रोथ, जो पादप की जो ग्रोथ है या पादप की वृद्धि हो रही है, ये हमें किससे पता चलेगा कि पौधा बढ़ रहा है? तो इसके लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है जिसे ऑक्जेनोमीटर हम कहते हैं। इंपोर्टेंट है ये ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर जो होता है इससे प्लांट की जो ग्रोथ है इससे मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से। इसके बाद में आ जाता है आंतरिक कारकों द्वारा उत्पन्न निष्क्रियता को क्या कहते हैं? जो कॉल्ड द डोरमेंसी इंड्यूस्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स, जो प्राथमिक निष्क्रियता ये कही जाती है, यानी प्राइमरी डोरमेंसी कही जाती है। जो आंतरिक कारकों को द्वारा उत्पन्न निष्क्रियता होती है उसे प्राथमिक निष्क्रियता कहते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी हम कहते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। अंकुरित बीजों में वसा के चालन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? जो अंकुरित बीज हो गए यानी स्प्राउट्स हो गया, एक तरह से जर्मिनेटिंग सीड हो गया, जर्मिनेटिंग सीड जो हो गया उसमें एंजाइम जो है वो किस प्रकार से आवश्यक है? अंकुरित बीजों में वसा का चलायमान यानी मोबिलाइजेशन ऑफ फैट, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट वो किसके द्वारा, किस एंजाइम के द्वारा होती है? तो वो हो गया लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का उसमें चालन होता है अंकुरित बीजों में। किस पादप में CO2 की उच्च सांद्रता अंकुरन को प्रेरित करती है? इन विच प्लांट हाई CO2 इंड्यूस्ड जर्मिनेशन, तो किस पादप में CO2 की उच्च सांद्रता अंकुरन को प्रेरित करती है? तो वो हो गया, एक तो हो गया जेंथियम या एक हो गया ट्राइबुलस। ये प्लांट्स के नाम है, जेंथियम और ट्राइबुलस जो प्लांट है इनमें CO2 की उच्च सांद्रता अंकुरन को प्रेरित करती है। किस पादप के बीजों में सबसे अधिक निष्क्रियता पाई जाती है? तो सीड ऑफ विच प्लांट हैव द लॉन्गेस्ट, सीड ऑफ विच प्लांट हैव द लॉन्गेस्ट डोरमेंसी पीरियड, किस पादप के बीजों में सबसे अधिक निष्क्रियता की जो इनके जो बीज हैं वो अधिक समय तक निष्क्रिय रहते हैं? तो वो उत्तर पूर्वी चीन का जो पवित्र कमल होता है, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट चाइना का जो पवित्र कमल होता है उसका जो बीज है, ये पवित्र कमल है, ये क्या है? एक पौधा है, ठीक है, ये जो है पौधा है। उत्तर पूर्वी चाइना का जो पवित्र कमल है उसमें उसके बीजों में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है। अंकुरन के लिए कौन सा प्रकाश प्रभावी है? जिस प्रकाश में अंकुरन सबसे ज्यादा होता है, किस प्रकाश में होता है? किस तरह के प्रकाश में? लाल प्रकाश जो होता है, रेड लाइट जो होती है, लाल प्रकाश जो है उसमें अंकुरन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से कोई भी बीज अंकुरित होता है। जेंथियम पौधे का नाम है, जेंथियम इंपॉर्टेंट है। ये जो जेंथियम पौधा है, जेंथियम के बीज किस पदार्थ के लिए अपारगम्य होते हैं? जिनसे जेंथियम का जो बीज है, टू विच सब्सटेंस इन इज द सीड ऑफ जेंथियम इम्परमिएबल, जेंथियम के बीज किस पदार्थ के लिए अपारगम्य होते हैं? उसमें से बिल्कुल भी जो है वो नहीं निकल सकते। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति क्या होते हैं? अपारगम्य होते हैं, ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होते हैं। इसके बाद में लोबेलिया में निष्क्रियता कैसे तोड़ी जाती है? लोबेलिया एक तरह से एक प्लांट का नाम है लोबेलिया, उसमें जो निष्क्रियता होती है, उसके बीजों में जो निष्क्रियता है वो किस तरह से तोड़ी जाती है लोबेलिया में? तो 5 से 20 दिनों तक प्रकाश देने से। अगर हम लोबेलिया के पौधे को या लोबेलिया के बीजों को 5 से 20 दिनों तक प्रकाश, उस पर निरंतर प्रकाश दिया जाए, यानी इल्यूमिनेशन फॉर 5 to 20 डेज उसको प्रकाश दिया जाए, तो उसके बीजों की निष्क्रियता को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। एथिलीन गैस को वृद्धि नियामक के रूप में कैसे पहचाना जाता है? किसने पहचाना? हु आइडेंटिफाई एथिलीन गैस एज ग्रोथ रेगुलेटर, यानी जो एथिलीन गैस है वो पौधों में वृद्धि करने का भी काम करती है, उसको
सबसे पहले किसने पहचाना? तो ये डी डब्ल्यू नेल्यूबोब ने जो है सबसे पहले एथिलीन गैस को वृद्धि नियामक के रूप में पहचाना। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से आईएए का संश्लेषण किस रूप में होता है? आईएए की फुल फॉर्म जो होती है आईएए, इंडोल एसेटिक एसिड, आईएए की फुल फॉर्म है। आईएए की फुल फॉर्म जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड। ट्रिप्टोफैन से आईएए का यानी इंडोल एसिटिक एसिड का संश्लेषण वो है किस रूप में होता है? फॉर विच ट्रिप्टोफैन फॉर्म आईएए सिंथेसिस अकर्स? तो ये हो जाएगा इंडोल 3 ग्लिसरॉल फास्फेट, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फास्फेट। इससे ट्रिप्टोफैन से आईएए का संश्लेषण इंडोल 3 ग्लिसरॉल फास्फेट के रूप में होता है। पादप अंगों का पादप अंगों का अपसारण क्यों होता है? अपसारण क्यों होता है पादप अंगों का? ऑक्सीन की कम सांद्रता। जिन पौधों में ऑक्सीन की कम सांद्रता होती है उन पौधों का जो एवेशिएशन है वो प्लांट वो पाया जाता है। पादप अंगों का अपरासरण अपसारण पाया जाता है ऑक्सीन की कम सांद्रता से, बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन। इसके बाद में आगे चलते हैं। कौन सा फल इंडोल एसिटिक एसिड यानी आईएए द्वारा पार्थेनोकार्पी उत्पन्न करता है? यानी इन विच फ्रूट आईएए इंड्यूस पार्थेनोकार्पी? तो जो टमाटर का फ्रूट फल है, टमाटर पादप का जो फल होता है वो आईएए द्वारा पार्थेनोकार्पी उत्पन्न करता है टमाटर का फल। किस पादप में अधिकतम लंबाई वृद्धि होती है? प्लांट विद मैक्सिमम एलोंगेशन, यानी कौन सा जो पौधा है उसमें सबसे अधिक लंबाई देखने को मिलती है? तो वो हो गया गन्ना यानी शुगर केन। इस शुगर केन में जो है वृद्धि सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। किसमें? विभज्योतिकी उत्तक में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है शुगर केन यानी गन्ने में। इसके बाद में आ जाता है ट्रॉपिक गति के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉपिक मूवमेंट? जो ट्रॉपिक गति है वो कौन से हार्मोन द्वारा होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है अगर इसको आप थ्योरी में भी याद करेंगे तो बहुत आपके लिए जरूरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो ट्रॉपिक गति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक आता है ऑक्सिन का संश्लेषण, ऑक्सिन सिंथेसिस। ये थ्योरी क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन सिंथेसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ऑक्सिन? वेंट नामक वैज्ञानिक, वेंट ने ऑक्सिन की खोज करी थी। वेंट नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सिन की खोज करी थी, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन सबसे पहले किस पादप में खोजा गया? भाई खोज करता तो वेंट हो गया, वेंट ने इसकी खोज कर दी ऑक्सिन की। लेकिन ये ऑक्सिन जो है वो सबसे पहले किस पादप में खोजा गया? तो ये है एवेनिया सटाइवा। एवेना सटाइवा एक पौधा है, उस पौधे में एवेना सटाइवा में ऑक्सिन को सबसे पहले खोजा गया। आईएए क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी आईएए का पूरा नाम क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। मैंने इंडोल एसिटिक एसिड बोला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसमें 3 का यूज कर सकते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो होता है वो आईएए की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, किस रोगग्रस्त पादप में जिब्रेलिन की खोज हुई? ये भी एक हार्मोन है, इसका सिंथेसिस पूछा जा सकता है थ्योरी क्वेश्चन में। जिब्रेलिन का जो सिंथेसिस है वो पूछा जा सकता है थ्योरी क्वेश्चन में, इसलिए ये जिब्रेलिन भी ऑक्सिन की तरह इंपॉर्टेंट है। तो किस रोगग्रस्त पादप से जिब्रेलिन की खोज हुई? तो विच हार्मोन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम डिजीज प्लांट?
एक मिनट, विच हार्मोन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम डिजीज प्लांट? रोगग्रस्त पादप से खोज हुई किसकी? किस हार्मोन की? पादप से किस हार्मोन की खोज हुई? यहाँ पे ये हार्मोन आएगा, हार्मोन, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। हार्मोन, किस हार्मोन की खोज हुई? जिब्रेलिन की खोज हुई। एक रोगग्रस्त पादप से जिब्रेलिन की खोज हुई थी, ठीक है। ये जिब्रेलिन जो है वो हार्मोन है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना। इसके बाद में साइटोकाइनिन की खोज किसने करी? साइटोकाइन, हु डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन, इसको यहाँ पे सही कर लेंगे। हु डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन? तो मिलर नामक वैज्ञानिक ने साइटोकाइनिन की खोज करी थी, मिलर नामक वैज्ञानिक ने। पहली बार आईएए का क्रिस्टलीकरण किसने किया? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हु क्रिस्टलाइज आईएए फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कोग्ल, कोग्ल नामक वैज्ञानिक ने आईएए इंडोल 3 एसिटिक एसिड को सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया, आईएए को कोग्ल ने। इसके बाद में आ जाता है वह हार्मोन जो वृद्धावस्था को विलंबित करता है। नेम द हार्मोन विच डिलेज सेंसेंस? सेंसेंस को कौन, यानी वृद्धावस्था को कौन विलंबित करता है? यानी डिले, डिले का मतलब है जो वृद्धावस्था है बहुत देर से आती है, तो वृद्धा यानी पौधे जो हैं उनमें वृद्धावस्था जो होती है वो बहुत देर से आती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? साइटोकाइनिन। अगर हम पौधे पर साइटोकाइनिन का छिड़काव करें, साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव करें, तो इससे हम वृद्धावस्था को विलंबित किया कर, पौधों की वृद्धावस्था को विलंबित कर सकते हैं साइटोकाइनिन से। आईएए का प्राथमिक पूर्वगामी क्या है? यानी व्हाट इज द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ आईएए? इंडोल 3 एसिटिक एसिड का प्राथमिक पूर्वगामी क्या होता है? तो ट्रिप्टोफैन, सबसे पहले ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन बनता है, ट्रिप्टोफैन से ही आईएए का आगे चलकर आईएए का निर्माण होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, आईएए के अपघटन यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए उत्तरदायी एंजाइम का नाम, अपघटन के लिए उत्तरदायी एंजाइम का नाम। नेम द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर आईएए डिग्रेडेशन? तो आईएए का जो अपघटन है वो किस एंजाइम के कारण होता है? आईएए ऑक्सीडेज, आईएए इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण ही आईएए का अपघटन होता है। इसके बाद में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? Which plant hormone is primarily involved in inducing cell division? जो कोशिका विभाजन को सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, तो वो है साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन की क्रिया को करने को प्रेरित करता है। आगे चलते हैं, सुषुप्तावस्था हार्मोन कौन सा है? व्हाट इज डोरमेंसी हार्मोन? सुषुप्तावस्था एक तरह से हो गई स्थिर अवस्था, कि बीज इस समय सुषुप्त अवस्था में, वो कुछ उसमें जर्मिनेशन की क्रिया नहीं होगी, जर्मिनेशन की क्रिया नहीं होगी उसमें। सुषुप्तावस्था जो होता है वो हार्मोन कौन सा है? एबेसिक एसिड अम्ल, एबेसिक एसिड जो है एबीए, एबेसिक अम्ल, एबीए की फुल फॉर्म होती है एबेसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है अम्ल सुषुप्तावस्था हार्मोन कहलाता है। ऑक्सिन की खोज सर्वप्रथम किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सिन की खोज किसने करी? सर्वप्रथम ऑक्सिन की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने करी? सबसे पहले किसने खोजा? तो वो है चार्ल्स डार्विन, सर चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सिन को सबसे पहले खोजा। वृद्धि नियामकों यानी जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो वृद्धि को प्रेरित करें, जिनके कारण, जिस हार्मोन के कारण सबसे पौधों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, वृद्धि नियामक कहलाते हैं, यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और साइटोकाइनिन जो हो गया। इन तीनों हार्मोन्स द्वारा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन तीनों हार्मोन्स द्वारा ही सबसे ज्यादा ग्रोथ यानी वृद्धि देखने को मिलती है पौधों में। इसके बाद में पादपों में जिब्रेलिन कहाँ पाया जाता है?
जो पादप हैं, वेयर इज मैक्सिमम जिब्रेलिन फाउंड इन प्लांट्स, जो पादप होते हैं उसमें जिब्रेलिन जो कि एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जिब्रेलिन वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है पादपों में? तो जिब्रेलिन जो है वो युवा शीर्ष, युवा पत्तियां, कलियां और भ्रूण यानी यंग शूट एपेक्स, कोई भी तना हो गया, कोई ऐसा पौधा हो गया जो अभी उसकी ग्रोथ शुरू हुई है, उसका जो पौधा है मान लीजिए वो छोटा है, तो जो छोटा होगा वो तरुण कहलाएगा, तरुण यानी एक तरह से युवा या यंग कहलाएगा। उस तने तरुण या युवा तने का जो एपेक्स होता है यानी उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, तो युवा तने का शीर्ष हो गया, युवा पत्तियां जो छोटी छोटी पत्तियां अभी खिली हैं, बाद में वृद्धि कर कर जो बड़ी हो जाती हैं, युवा पत्तियां, बर्ड्स यानी जो कलियां हो गई, कलियां और एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होते हैं उनमें जिब्रेलिन पाया जाता है। इसके बाद में आनुवांशिक रूप से बौने पादप को सामान्य ऊंचाई कैसे दी जा सकती है? हाउ कैन जेनेटिकली ड्राफ्ट प्लांट बी मेड टू ग्रो टू नॉर्मल हाइट्स? जो आनुवांशिक रूप से बोना पौधा है उसकी वृद्धि कभी भी नहीं हो सकती, तो हम उसमें कैसे वृद्धि करवा सकते हैं? किसकी सहायता से? जिब्रेलिन का प्रयोग। अगर हम उस पर जिब्रेलिन का छिड़काव करें, उसमें कृत्रिम तरीके से जिब्रेलिन हार्मोन का प्रवेश करवाया जाए, तो उस जिब्रेलिन के प्रयोग से हम ये आनुवांशिक रूप से जो बोना पौधा है उसमें सामान्य ऊंचाई तक उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक ऑक्सीन के कुछ उदाहरण। प्राकृतिक ऑक्सीन जो होता है उसका उदाहरण है इन आईएए, यहां लिख देता हूं मैं, आईए प्राकृतिक ऑक्सीन जो नेचुरल ऑक्सीन है उसके कुछ उदाहरण है। आईए हो गया 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक अम्ल और फेनिल एसिटिक अम्ल। एक हो गया फेनिल एसिटिक अम्ल। ये कुछ प्राकृतिक इंडोल 3 एसिटिक एसिड हो गया, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक अम्ल और फेनिल एसिटिक अम्ल, ये कुछ प्राकृतिक ऑक्सीन्स के उदाहरण कहे जाते हैं। इसके बाद में कृत्रिम ऑक्सीन। अब प्राकृतिक ऑक्सीन तो ये हो गए आईएए, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक अम्ल, फेनिल एसिटिक अम्ल। तो कृत्रिम इन ऑक्सीन्स भी होते हैं, तो कृत्रिम ऑक्सीन्स के कुछ उदाहरण हो गए, आईबीए हो गया, 2,4-D हो गया, 2,4,5-T हो गया और NaA। ठीक है, ये सभी जो हैं ये कृत्रिम ऑक्सीन्स के उदाहरण होते हैं, आईबीए, 2,4-D, 2,4,5-T और NaA। आईएए इंडोल 3 एसिटिक एसिड का निष्क्रियकरण कैसे होता है? वाई आईएए डिस्ट्रक्शन अकर्स। तो आईएए ऑक्सीडेज, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो किरणें यानी यूवी किरणें जो होती हैं और आयनीकरण विकिरण जो होते हैं उनके कारण आईएए ऑक्सीडेज ये एंजाइम का नाम है। यूवी किरणें हो गई, पराबैंगनी प्रकाश हो गया, अल्ट्रावायलेट किरणें और आयनीकरण विकिरण जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं उनकी वजह से आईएए का निष्क्रियकरण हो सकता है। ठीक है, जिब्रेलिन संश्लेषण का प्रथम विशिष्ट चरण क्या है? विच इज द फर्स्ट स्पेसिफिक स्टेप ऑफ जिब्रेलिन सिंथेसिस? जीजीपीपी का चक्रीयकरण यानी क्रिस्टल साइक्लाइजेशन ऑफ जीजीपीपी, जिब्रेलिन संश्लेषण का प्रथम विशिष्ट चरण होता है जीजीपीपी का चक्रीयकरण, साइक्लाइजेशन ऑफ जीजीपीपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में साइटोकाइनिन किससे संश्लेषित होते हैं? यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे पदार्थ है जिनसे साइटोकाइनिन का संश्लेषण संभव है? फ्रॉम विच सबस्टेंस साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड? तो ये होते हैं एडेनिन या प्यूरिन से तथा मेवलोनेट से। एडेनिन और प्यूरिन आप जानते हैं क्षारक होते हैं और मेवलोनेट से जो है साइटोकाइनिन का संश्लेषण होता है। मॉर्फोजेनेसिस
कैसे नियंत्रित होता है? हाउ इज मोर्फोजेनेसिस रेगुलेट? तो मोर्फोजेनेसिस जो होता है वो साइटोकाइनिन एवं ऑक्सिन अनुपात द्वारा, बाय साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशो। जब साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अनुपात होगा तो उस अनुपात से मोर्फोजेनेसिस नियंत्रित होगा। जब ये दोनों बराबर मात्रा में दिए जाते हैं, बराबर मात्रा में यूज करे जाते हैं, तो उसके बाद में साइटोकाइनिन एवं ऑक्सिन के अनुपात को जब बराबर मात्रा में रखा जाता है तो मोर्फोजेनेसिस की क्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, तो अभी तक हमारी 5th सेमेस्टर में 4 वीडियोस आ गई हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। तो इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कराए गए हैं उनको आप 31 तारीख के एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करके जाइए, और जो थ्योरी है उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं इनको अच्छी तरह आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।